नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा के बारे में, आर्हेनियस समीकरण के बारे में और टक्कर सिद्धांत के बारे में। क्या है सक्रियण ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है और उसे ये एक बैलून खरीदना है। क्या खरीदना है? एक बैलून खरीदना है और इस बैलून की कीमत है 10 रुपये। और इस बच्चे के पास, ये जो यहाँ बच्चा है, इस बच्चे के पास 8 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 8 रुपये हैं। अगर हम इसे 2 रुपये और दे दें तो यह इस बैलून को खरीद पाएगा। तो ये जो 2 रुपये हैं, ये इसके लिए सक्रियण ऊर्जा है। ये 8 रुपये आप इसकी अपनी ऊर्जा माने, 2 रुपये इसकी सक्रियण ऊर्जा और 10 रुपये वह ऊर्जा जो अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। इस ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहेंगे। ये 10 रुपये हैं, ये हमारी देहली ऊर्जा, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जिस पर अभिक्रिया होगी। यही वे रुपये हैं जिस पर हम बैलून खरीद सकते हैं। ये हो गया हमारा सक्रियण ऊर्जा। और ये हमारी उसकी अपनी अंतर्निहित ऊर्जा हम इसे कह सकते हैं, या नैज ऊर्जा भी कहते हैं, अंतर्निहित ऊर्जा। तो हम सक्रियण ऊर्जा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी अभिकारक को बाहर से दी गई अतिरिक्त वह ऊर्जा जिससे वह अभिकारक क्रियाशील हो जाता है या अभिक्रिया करने लगता है, क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक को दी गई अतिरिक्त, ये अतिरिक्त है क्योंकि बाहर से दी जा रही है, अतिरिक्त बाह्य ऊर्जा। अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक को दी गई अतिरिक्त बाह्य ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और इस ऊर्जा को हम ई कैपिटल और आधार में ए, या ए एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई हमारी सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा। ये हमारा टॉपिक हुआ सक्रियण ऊर्जा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। क्लियर हो गया आपको? सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी अभिकारक को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है और बाहर से दी जाती है। तो यहाँ मैं आपको एक बात और ये बात भी लिख दूं, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा का सूत्र हम बना देंगे। सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा वो ऊर्जा है जिससे अभिक्रिया होगी, माइनस अंतर्निहित ऊर्जा। अंतर्निहित ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा भी हमारी अभिक्रिया वेग को फैक्टर के रूप में प्रयोग की जाएगी, क्योंकि जिन अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कम होगी वे आसानी से अभिक्रिया करेंगे। यदि हम इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर दें किसी भी प्रकार से, एक दूसरा फैक्टर, 5 फैक्टर मैंने आपको उस दिन बताए थे। एक दूसरा फैक्टर है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक ने अभिक्रिया वेग को क्यों बढ़ाया? उसका सिर्फ कारण जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि उत्प्रेरण अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो वेग तेजी से बढ़ जाता है। तो हमेशा उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं
जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ये आप एक और फैक्टर वहाँ बढ़ा सकते हैं, जो मैंने आपको वहाँ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि सक्रियण ऊर्जा आपको नहीं बताई गई थी। तो जब सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया तेजी के साथ होगी, और उत्प्रेरक क्या करेंगे, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये नोट करने लायक बात है। यहाँ पर आप एक नोट देंगे और लिखेंगे, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, मैं बोल रहा हूँ आपको। उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को, उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिसके कारण उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, सक्रियण ऊर्जा भी और उत्प्रेरक का प्रभाव भी। अब सक्रियण ऊर्जा को और ताप को आपस में संयोजित करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम है स्वांते आर्हेनियस। स्वांते आर्हेनियस, इन्होंने एक समीकरण दी जिस समीकरण का नाम था आर्हेनियस समीकरण। क्या नाम था उसका? आर्हेनियस समीकरण। हमें इस समीकरण की व्युत्पत्ति नहीं करनी है, लेकिन इस समीकरण की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं ये समीकरण आपको 3 प्रकार से हम लिखते हैं वे आपको बता देता हूं, और आप उसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जब मैं इसके न्यूमेरिकल शुरू करूंगा इस चैप्टर के, तो ये एक न्यूमेरिकल हम किस पर, सक्रियण ऊर्जा पर भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं आर्हेनियस समीकरण। तो ये है हमारी आर्हेनियस समीकरण। K बराबर A E माइनस A आधार E, और इसकी पावर है माइनस EA अपॉन RT। लॉग जब हम इसका लेंगे तो लॉग लेने पर हमें इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होगी। लॉग K बराबर EA अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग A। अगर दो अलग अलग प्रयोग हों तो उसमें हमारा एक नया सूत्र बनता है, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये दो अलग अलग टेम्परेचर पर है। तो यहाँ K क्या है? K है वेग स्थिरांक, A है आवृत्ति गुणांक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं हम इसे। इसका एक और नाम है आर्हेनियस गुणांक, आर्हेनियस के नाम पर भी हम इसे कह देते हैं। EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस स्थिरांक है, आप पढ़ते ही आए हैं कई बार इसे, और T परम ताप है। इस प्रकार से ये आर्हेनियस समीकरण बनती है। और अब हम पढ़ लेते हैं संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति पढ़ने से पहले हम आपको संघट्ट सिद्धांत अर्थात टक्कर सिद्धांत के बारे में बताएंगे। टक्कर सिद्धांत में मैं आपको बातें बताता चलूंगा और आप उसे नोट करते चलेंगे। टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। कोलिजन, कोलाइड माने होता है टकराना, तो उसी से बना है कोलिजन थ्योरी। दो साइंटिस्ट हुए संघट्ट सिद्धांत को बताने के लिए। एक का ट्राउट नाम है, ट्राउट व लुईस। इन्होंने इस सिद्धांत को बताया। क्या कहता है सिद्धांत? पहली बात, इस सिद्धांत के अनुसार, नोट करेंगे आप, इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया में अभिकारक के अणु ठोस गोलों की तरह होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया में अभिकारक के अणु ठोस गोलों की तरह होते हैं। एक बात। 2 नंबर 2,
अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं। अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं, परंतु अभिक्रिया, इसी नंबर 2 में देना है, अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं परंतु वे टक्कर प्रभावी होती हैं जिनसे अभिक्रिया होती है। ऐसी टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है। वे टक्कर प्रभावी होती हैं जिनसे अभिक्रिया होती है, ऐसी टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है। तीसरी, प्रभावी टक्करों के लिए अणुओं को उचित संगठ माने उचित रूप से टकराना आवश्यक होता है। उचित संगठन में टकराना, उचित ओरिएंटेशन में टकराना, समझे? जैसे मैं आपको इससे पहले क्लियर कर दूं, फिर आप इसे लिख लेना। जैसे ये एक अणु है और ये एक अणु है, ये एक अणु है, ये एक अणु। अब जब ये टकराएं तो ये इससे टकरा जाएगा, ये भी इससे आके टकरा सकता है, ये भी ऐसे आके भी टकरा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा? इस वाले अणु से अगर कोई यहां से इधर से, दोनों एक ही वेग, इधर वेग से आ रहे हैं और आपस में टकराएं, ये दोनों आपस में टकरा जाएं, इसका ऊर्जा ज्यादा रहेगी आपस में टकराने की, या एक ये इधर को चल रहा है और ये इधर से आके टकरा जाए, या एक कोई दूसरा है इधर से आके टकरा जाए। ये जो मेन टक्कर है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन माने जैसा चाहिए वैसा उपयुक्त क्या संगठन, उपयुक्त संगठन या उपयुक्त विन्यास, उपयुक्त विन्यास में आकर आपस में टकराती। तो 3 नंबर क्या होगा? प्रभावी टक्करें उन्हीं टक्करों से बनती हैं जो अणु उपयुक्त विन्यास में आकर आपस में टकराते हैं। ठीक है, माने प्रॉपर ओरिएंटेशन में आकर टकराते हैं। ये हो गया हमारा 3 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या है? 4 नंबर होता है संघट्ट आवर्ती का। संघट्ट आवर्ती का मतलब होता है कि अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन प्रति सेकंड जितने टक्कर प्रभावी होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? संघट्ट आवर्ती कहलाती है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन प्रति सेकंड जितने टक्कर प्रभावी होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। और इसी से हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए प्राप्त होता है, जो हमने आर्हेनियस समीकरण में लिखा था। इसी से हमारे ए की गणना भी की जा सकती है। ये ग्राफिकल मेथड से होता है, ये आपको यहाँ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 बातें हमारी इस संघट्ट या टक्कर सिद्धांत में हो जाती हैं। तो इसीलिए जिन अभिक्रियाओं में ये टक्करें प्रभावी बढ़ेंगी उन्हीं अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारा टक्कर सिद्धांत आज का टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा करिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। 3 प्रश्न जो हम आज के लिए आपको दे रहे हैं। पहला, उत्प्रेरक का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे? 1.5 लाइन में इसका उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा, संघट्ट आवर्ती किसे कहते हैं? तीसरा, यदि सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको हमें आज देने हैं।